ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 10 के दमदार ट्रेड्स में। फ्राइडे का दिन और वीकनेस के साथ भारतीय बाजार अब इस समय कामकाज करते हैं और खासी वीकनेस, और निफ्टी है वो पॉकेट जो ज्यादा डिटोरिएट होती हुई आपको नजर आएगी। 1% का दबाव, 160 165 अंक कमजोर। उसके सामने निफ्टी बैंक 3/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। दरअसल सारा टिल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर रिलायंस का स्टॉक इस समय 4-5% की कमजोरी के साथ अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज करता हुआ, और इसीलिए आप देख रहे हैं बैंक से ज्यादा निफ्टी पे अब प्रेशर माउंट होता हुआ, क्योंकि रिलायंस की वीकनेस भारी पड़ती हुई इस समय भारतीय बाजारों पे। तो रिलायंस की वीकनेस और वैसे भी बाकी पॉकेट्स में आज वीक। यूएस से दरअसल आज सुबह के क्यूज पहले तो बेहतर थे। बेहतर इसलिए थे कि आज सुबह हमारे मार्केट्स खुलने से पहले जब प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी 7 बजे, तो यूएस फ्यूचर्स फ्लैट थे। वो फ्लैट यूएस फ्यूचर्स लगातार कमजोरी बढ़ा रहे हैं। कुछ देर पहले जब प्री ओपन की सेशन की तैयारी कर रहे थे, कंटिन्यूस सेशन में जा रहे थे, तब 3/4% वो दबाव में आ गए थे, तो हम दबाव के साथ खुले, और अब वो फ्यूचर्स 1 से लेकर 1.25% यूएस के दबाव में है। तो कल के उस 1 से 2% गिरावट के ऊपर आज फिर यूएस 1% से ज्यादा की कमजोरी डिलीवर करने की तैयारी करता हुआ, और इसीलिए क्यूज खराब, ऊपर से रिलायंस की एक्स्ट्रा वीकनेस थोड़ा सा दिक्कत का सबब भारतीय बाजारों पे बनता हुआ। वीरू, थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है फ्राइडे के दिन? बढ़ रही है आशीष, लेकिन मेरे समझ से परे ये है कि मैं इसे खेलूं कैसे। दरअसल ये जो न्यूज़ है कि रिलायंस स्पेसिफिक थी, और आई थिंक इसने रिलायंस को डैमेज किया। और सुबह के जो लॉन्ग ट्रेड्स थे, याद रखिएगा 81 का लॉन्ग ट्रेड था, या फिर जो ऑप्शंस की रीडिंग थी वो ये कहती थी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2500 के जोन में आता है, लेकिन 2500 वॉलेट हो गया। दूसरी बात, एग्जैक्टली रिलायंस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो रिलायंस का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये एक ऐसा लेवल है आशीष, मतलब मैंने क्यों कहा कि मुझे दिक्कत महसूस हो रही है कि ये एक पुल बैक भी जनरेट कर सकता है, खबर का एक इम्पैक्ट आ चुका है, या फिर ये भी कोलैप्स हो सकता है। तो निफ्टी का सेटअप रिलायंस के इस न्यूज़ फ्लो के चलते बिगड़ता हुआ, बट क्योंकि निफ्टी बैंक 33 100 100 200 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, आई थिंक आशीष मैं इंडेक्स का ट्रेड अवॉइड करूंगा। कहते हैं ना टेक्निकल्स में स्टे आउट इन व्हेन इन डाउट, तो मैं आई थिंक वो अप्रोच पे फोकस करूंगा। हमने बहुत सारे सुबह से लॉन्ग ट्रेड लिए, जिसमें यूएसएल शामिल था, जिसमें सीमेंट शामिल था। कुछ ट्रेड्स के अगर आप देखें, आई थिंक लॉजिक अच्छे भी नहीं बैठे, बट आई थिंक इंडेक्स को मैं अवॉइड करूंगा आशीष इस दुविधा के बीच में। रिलायंस डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, बट इट्स 200 डिमा, तो मैं थोड़ा सा प्रिवेंट करूंगा आशीष। मेरे को इस वक्त इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा है आशीष। इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा है, डैमेज थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ। तो लक्ष्मण ने जो खबर समझाई थी आपको, वो जो बदलाव एक्साइज ड्यूटी का, वो सब थोड़ा सा मूड थोड़ा सा और बिगाड़ रहा है। तो दिक्कत में आती हुई ऑयल रिफाइनर्स खास तौर पे इस समय। तो चलिए, लेकिन दोनों जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। राजेश पालविया साहब, मानस जायसवाल साहब। मानस, कैसे अप्रोच करें भाई इस बाजार को? वीकनेस परसिस्ट करती हुई, और वो 15,600 की बात आपने छेड़ी थी, अगर मैं सही हूं तो, है ना? हम 15,600 पे आके खड़े हुए हैं। टाइटन मुझे याद पड़ता है वो 1900 के टारगेट दिए थे, 1900 के नीचे आके खड़े हुए हैं। तो मानस का किसी भी पुल बैक में जो कन्विक्शन था कि नहीं ये पुल बैक टेम्पररी है, इस पे ज्यादा भरोसा नहीं, बाजार के डाउनसाइड रिस्क खुले हुए हैं, मैं बेयरिश हूं, आजकल सुबह दिखते नहीं 7 बजे। मानस, अगले हफ्ते मिल रहा है क्या आप? सर नहीं, मैं शायद आपसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिलूंगा 7 बजे के शो में। आप जब बुलाएंगे तब बिल्कुल आऊंगा मैं साथ में। अच्छा मानस, मार्केट कैसा प्लेस्ड, आपका व्यू क्या बन रहा है अब बाजार पे? 1% की कमजोरी के साथ 15,600 के लेवल्स पर खड़े हुए हैं। देखिए आशीष जी, पिछले 4 दिनों से अगर आप देखिए तो 15,700 पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, 15,900 पे रेजिस्टेंस ले रहा था, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कभी भी किसी भी दिन पिछले 4 दिनों में कभी भी क्लोज नहीं हो पाया। तो पहली वीकनेस तो वहीं पर दिख रही थी, लेकिन अब जब 15,700 के लेवल्स ब्रेक हो गए हैं, उसके नीचे निफ्टी फिसल गया है। मेरा समझना यह है कि शायद आपको 15,250 से लेकर 15,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से भी 200-250 रुपए का डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। देखिए ट्रेंड वीक है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। अब प्योर टेक्निकल देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम से 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक एक पॉइंट सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो टेक्निकली देखिए तो बिल्कुल क्लियर दिखता है कि बेरिश मार्केट है। मेरा समझना है कि यहाँ से 400 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है निफ्टी में।
ओके, ये व्यू बन रहा है। अच्छा, इस बीच पालवे सर, मार्केट्स का मूड और दरअसल 10 के दमदार ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन से साथ में? तो देखिए आशीष जी, ओपनिंग के बाद से सप्लाई जरूर बनते हुए दिख रहा है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है रहा इंडेक्स पे वो रिलायंस का रहा। रिलायंस में काफी बड़ा कट आज देखने को मिला, जिसके चलते निफ्टी पे प्रेशर जरूर बन रहा है। तो अब ऑलरेडी हम 15,600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 20-30 पॉइंट को और यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। अगर अब क्योंकि अब यहाँ पे शॉर्ट करना इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो 15-20 पॉइंट का हम यहाँ पे वेट करेंगे। 15,580 570 ये स्पॉट पे लेवल है, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये ब्रीच नहीं होंगे तो एक पुल बैक के लिए हम जरूर यहाँ पे हमें लगता है कि इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि रिलायंस में जो प्रेशर है उसके चलते निफ्टी यहाँ पे एक डाउन टिक कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो हमने सुबह भी एफएमसीजी सेक्टर पे बात करी थी। नेस्ले हमने जुलाई का सितारा में दिया था, डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है वो स्टॉक। अभी जो पहला स्टॉक है वो भी इसी सेक्टर से हमें आईटीसी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके के आईटीसी के फॉर्मेशन है। और देखिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक में जो बाइंग इंटरेस्ट ओपनिंग के बाद से बना है, हमें लग रहा है आईटीसी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 276 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट आना चाहिए 284 से 286 तक के। स्टॉप लॉस होगा इसका करीब 272 का। तो ये होगा पहला स्टॉक। और दूसरा स्टॉक जो हमें अभी यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है वो है ओएनजीसी का। स्टॉक में अगर देखें तो जो पुल बैक बने थे पिछले दिनों में, ऑलमोस्ट स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रेजिस्टेंस लेके वापस आज सप्लाई प्रेशर आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से अब स्टॉक ने 148 के लेवल को तोड़ा है, तो हमें लगता है ओएनजीसी में यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 143 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। 137 से 135 तक के लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 146 का। ओह ठीक है भाई, ओएनजीसी, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी, सब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ। एक तो क्रूड भी कूल ऑफ हो गया था, $6, तो सेंटिमेंट नेगेटिव था। ऊपर से ये जो विंडफॉल गेन्स जो डोमेस्टिक रिफाइनर्स बना रहे थे, उन पे जो सरकार ने टैक्स लिवाई कर दिया है, जो खुलते ही लक्ष्मण ने आपको मेंशन भी करके समझाया था। ₹6 पर लीटर एटीएफ, ₹6 पर लीटर पेट्रोल और ₹13 पर लीटर डीजल। उसका इंपैक्ट अब काफी प्रोफाउंड आपको स्टॉक्स में नजर आ रहा है। तो वो इंपैक्ट बढ़ता ही चले जा रहा है, प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। मानस, आपके प्रेफर्ड ट्रेड्स? देखिए, दो ट्रेड है। पहले तो बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल कॉल लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच किया है। जो एक पिछले 2 दिनों से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था 700 702 की रेंज में, उसको ब्रीच किया है। इवेंचुअली आई थिंक जो बैंक निफ्टी में अभी तक हमें एक लोअर लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है, आई थिंक वहां पर भी वीकनेस देखने को मिलेगी, वो निफ्टी को जरूर फॉलो करेगा। मेरा समझना है कि आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल कॉल करंट लेवल्स पे लीजिए। 706 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। 675 तक के टारगेट देख लेंगे। दूसरा, आईटी स्पेस में काफी वीकनेस दिख रही है। उनमें से एक एलटीटीएस है, जहां पर बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि 8 दिनों से स्टॉक 3000-3010 के आसपास सपोर्ट ले रहा था। फाइनली एलटीटीएस ने ये सपोर्ट ब्रीच किए हैं, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर भी बिकवाली देखने को मिलेगी। 3030 के स्टॉप लॉस लगाएं, करंट लेवल्स पे बिकवाली करें ₹2800 के टारगेट के लिए। आपका अगर देखिए टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे एक शॉर्ट कॉल है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अब थोड़ी सी सीरियसनेस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि 15,600 की ट्रैजेक्टरी वॉलेट हो गई, प्लस रिलायंस अमूमन एक छोटी सी ट्रैजेक्टरी होती है जिस पर एक सपोर्ट देता है इंट्राडे। लास्ट टाइम भी 22 जून को भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब रिलायंस अपने आप समझ लीजिएगा कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 2475 पे आता है, ₹50 नीचे है। राजेश पालवे जी, एक बार के लिए रिलायंस की 2400 की पुट इस बिहेवियर को देखते हुए और निफ्टी की 15,400 की पुट लेनी चाहिए क्या? आपका व्यू क्या है? देखिए रिलायंस में जरूर काफी बड़ा कट बना है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से अब रिलायंस ने 2450 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, तो लगता है कि यस, ये रिलायंस अब यहाँ पे 2380 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। पुट ली जा सकती है 2400 की, जो कि अभी ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 92 के आसपास ट्रेड कर रही। काफी बड़ा स्पाइक यहाँ पे देखने को मिला है। हमें लगता है कि जिस तरीके के डैमेज हुए 110 115 तक की टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे हम यहाँ पे करीब ₹78 के आसपास। निफ्टी में भी अब जो ब्रेकडाउन हुआ है
15,580 का लेवल भी टूटते हुए दिख रहा है और मेजर कंट्रीब्यूटर तो रिलायंस ही है। तो हमें लगता है इन सिंक निफ्टी भी यहाँ पे कोलैप्स होते हुए दिख सकती है। 15,400 की पुट पे फोकस किया जा सकता है, जो कि अभी ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट अभी ये ट्रेड कर रही है करीब 131 के आसपास। इसमें 155 160 के ट्रेडिंग टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 115 का। ओके भैया, बहुत प्रेशर माउंट हो रहा है। निफ्टी अब 1.5% नीचे कामकाज करता हुआ, 225 अंकों से ज्यादा का दबाव 15,500 के लेवल्स पर निफ्टी पहुंच रहा है। और देखिए किस तरह से अपस्ट्रीम कंपनीज की पिटाई इस समय। रिलायंस अब 7%, ओएनजीसी 7%। दिखाइए स्क्रीन पे ऑयल इंडिया, दिखाइए एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, सब के सब स्क्रीन पर आएंगे। और नीरज जी बैठ चुके हैं स्टूडियो जाके। ये विंडफॉल गेन्स यूके बात छेड़ता है, विंडफॉल गेन्स यूएस बोलता है, इंडिया ने लगा डाला। कल सुबह हमने आपसे कहा था कि ये लगने वाला विचार चल रहा है। ये समझाओ पहले हुआ क्या, आसान शब्दों में। बिल्कुल आसान शब्दों में कि जो रिफाइनर्स हैं, जो क्रूड को प्रोसेस करते हैं, उनको विंडफॉल गेन हो रहा था, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आ रहा था, तो वो पास ऑन करके गेन कर रहे थे। उसके एक्सपोर्ट पर, यानी जो बाहर बेचना चाहते हैं वो, उस पर उन्होंने लेवी लगा दिया, टैक्स लगा दिया। 7 रुपये लीटर एटीएफ पे है, 6 रुपये लीटर पेट्रोल पे है और 13 रुपये लीटर डीजल पे है। तो इन तमाम कंपनियों के जो क्रूड प्रोसेसर है, इंक्लूडिंग रिलायंस, चूँकि ये प्रोसेसर है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं इनकी, तो उन तमाम कंपनियों को इसका नुकसान हो रहा है जो इसके एक्सपोर्ट करते थे। इसके साथ ही सरकार ने एक और फैसला लिया कि जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे ओएनजीसी, जैसे ओआईएल, जैसे एचओईसी, ऐसी तमाम जो घरेलू कंपनीज हैं, उस पर $294 पर टन का लेवी लगा दिया। यानी ओएनजीसी जितना तेल निकालेगा उसमें पर टन $294 उसको लेवी देना पड़ेगा। ये विंडफॉल गेन टैक्स सबको हो रहा था, ऑयल प्रोड्यूसर्स को भी हो रहा था, रिफाइनर्स को भी हो रहा था। क्यों रिफाइनर को हो रहा था? क्योंकि आपको मैंने कई बार हम लोगों ने अपने दर्शकों को ये बताया कि प्राइस पैरिटी इंटरनेशनल होती है दुनिया में। आपको मैंने बताया कि $5 पर गैलन का पेट्रोल का कीमत है यूएस में, जो कि हाईएस्ट एवर है। तो जब आप पैरिटी प्राइसिंग करते हैं तो अपने आप की वो पैरिटी यहाँ पे होती है, तो उसकी वजह से गेन्स होते थे, विंडफॉल गेन्स होते थे। तो इसलिए उन्होंने उस प्राइस पैरिटी के हिसाब से लगा दिया। तो ये तीनों चारों जो कमोडिटीज़ थी उस पर लगा दिया, इसलिए इन सारी कंपनियों को तगड़ा नुकसान हो रहा है। और इससे उन कंपनियों को सब्सिडाइज किया जा सकता है जिनको पेट्रोल डीजल घरेलू मार्केट में बेचने पर काफ़ी नुकसान हो रहा था, अंडर रिकवरीज हो रही थी। तो ये सरकार की मंशा थी, जिसका जिक्र हम लोगों ने कल परसों में किया भी था कि ऐसा सरकार सोच रही है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ तो स्टॉक के तगड़े प्रेशर आएंगे। और एग्जैक्टली वही उन्होंने कर दिया। ये विंडफॉल जब लगाने की ऐसी चर्चा करी थी अपन ने, तब कहा था कि ओएमसीज की भरपाई करने का एक तरीका हो सकता है लेवल पे। तब अपन ने कहा था कि लिस्ट ना करते ज्यादा अच्छा तरीका होता है। एग्जैक्टली ये तभी बात हुई थी। यस, कल ही बात हुई थी हम लोगों की। हम यही कह रहे थे कि ये 3 ओएमसीज जो सरकारी वाले, जो सस्ते में बेचना पड़ रहा अंडर रिकवरीज है, उनकी भरपाई के लिए ऐसा किया जा सकता है, और उन्होंने कर दिया है। तो इससे तमाम कंपनियों के, इवन एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम को भयानक नुकसान होगा, क्योंकि इनको इतना गेन हो रहा था जिसकी वजह से इनके स्टॉक 6 गुना हो गए थे। तो उनको भी तगड़ा नुकसान इससे होता हुआ दिख रहा है। अब आगे जाते हुए सरकार इसको कैसे, क्योंकि ये एक वन टाइम लगा दिया गया है, अब ये एक अलग से दिखता रहेगा आपको, हो सकता है कुछ से बाद घटाया जाए। रिलायंस में देखिए इसलिए 6.5-7% की गिरावट है। अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौटी। ओएनजीसी 6% से अब 4.5, ठीक है, लेकिन मैसिव नॉक इन सब स्टॉक्स ने ले लिया है। रिलायंस पे तो चर्चा हुई, ओएनजीसी पे चर्चा हुई। मानस, ये जो बाकी ऑयल मेजर्स की पिटाई चली जा रही है, कुछ रडार पे ऑयल इंडिया, एचओईसी, फर्दर शॉर्ट्स बनाने का मन, या अब न्यूज लार्जली डाइजेस्टेड, स्क्रीन पे प्ले आउट हो गई ट्रेड के लिहाज से? देखिए, ट्रेड के लिहाज से तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। अब तो आपको बिकवाली ऊपर के भाव पे करनी है, करंट लेवल्स पे नहीं। एक ऑलरेडी हमने मूव देख लिया है। जहां तक बात ओएनजीसी की है, देखिए 140 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है। अगर वो लेवल्स अब ब्रेक होंगे तभी आपको फ्रेश शॉट लेने हैं। ऑयल इंडिया की जहां तक बातें, देखिए ऑयल इंडिया में उतनी वीकनेस अभी तक देखने को नहीं मिली, लेकिन वो 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ध्यान रखिए, अगर ये 234 के नीचे फिसलेगा तब आपको 220 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस रखना है, और या तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 234 के नीचे शॉर्ट करिए, 240 के स्टॉप लॉस से 220 के टारगेट के लिए। पहले हम लोगों ने ये भी जिक्र किया था कि एक हाथ से ले रहे, एक हाथ से दे रहे हैं। आपने ऑयल प्राइसिंग को डीरेगुलेट किया है ओएनजीसी, ओआईएल या एचओईसी के लिए। आप देखिए सबसे पहले अगर किसी को रिकवरी होती है दिखेगी तो ओएनजीसी में दिखेगी,
क्योंकि एटलीस्ट उनके पास अपने क्रूड ऑयल की प्राइसिंग की फ्रीडम है। अगर वो फैसला परसों नहीं लिया होता, ऑयल जो कैबिनेट में लिया है, तो ओएनजीसी की तो बहुत बुरी हालत हो जाती कि प्राइसिंग भी हाथ में नहीं है, विंडफॉल गेन टैक्स भी लग गया है, बेच भी नहीं पा रहे हैं। अब उनके पास ये फ्री हैंड है कि वो अपनी प्राइसिंग खुद करेंगे, तो बेचेंगे देश में ही वो, लेकिन प्राइसिंग की वजह से सरकारी के अलावा प्राइवेट स्पेस को भी आप बेच सकते हो, ये खोला था। नहीं, वो सरकारी में भी किसी एक को बेच सकते हैं। वो हो सकता है कि मैं सिर्फ एचपी मित्तल की भटिंडा रिफाइनरी को पूरा तेल बेचूंगा। हाँ। वो उनकी चॉइस है। अब वो कोटा सिस्टम खत्म, तो उससे प्राइसिंग इनके हाथ में आएगी, क्योंकि इनका ऑयल अच्छा है, बॉम्बे हाई का जो ऑयल बहुत अच्छा निकलता है, और आपकी फ्रेट कॉस्ट बचती है कंपनियों की, तो प्रेफर करते हैं कि ओएनजीसी से हम ले लें। तो इसलिए प्राइसिंग के मुझे लगता है ओएनजीसी सबसे पहले इसमें रिकवर करना चाहिए। एक और मार्केट वॉइस जुड़ रही है, एक और बाजार के दिग्गज मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा सर जुड़ते हुए। संजय सर, मार्केट्स के व्यूज पे बाद में, ये जो इस समय ऑयल स्पेस को लेकर तमाम डेवलपमेंट्स, आपकी रीडिंग क्या है? ये विंडफॉल जो टैक्स लगाने की तैयारी, या अनाउंस हो गया, तैयारी क्या? तो देखिए, समय समय पे इस तरह के इवेंट्स को बाजार को झेलना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों की चर्चा भी सुन रहा था कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं है, इसके बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बाजार में बन रहा था। इसलिए शायद स्टॉक में जो गिरावट आज हम देख रहे हैं वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि अदरवाइज अगर अनएक्सपेक्टेड न्यूज के रूप में आता। तो दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स को एक बहुत बड़ा सहारा लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक ने दिया है। और चूंकि ये जो लगा है टैक्स, वो एक्सपोर्ट और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट है उन पे लगा है, और वो उस कंपनी के लिए डायरेक्ट आघात है, तो इसलिए इंडेक्स पे वो असर दिख रहा है। लेकिन देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि बाजार में जितने सारे नेगेटिव्स आज हावी हैं उनका भार इस नेगेटिव के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। सो इसलिए हमें उन सब फैक्टर्स पर भी फोकस करना चाहिए कि क्या वो नेगेटिव्स बहुत लंबे समय तक बाजार पे हावी रहेंगे या वो छटेंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं होता है तो शायद ये नेगेटिव न्यूज समझ जाइए कि कुड बी अनदर स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। वाकई आपने इस चर्चा को बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पे शुरू किया। मतलब एक ये नेगेटिव न्यूज़ और बाकी नेगेटिव न्यूज़ पहलुओं में अगर आप अब ये पैमाइश करें तो ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जुलाई सीरीज़ की बिगिनिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और जिन तमाम नेगेटिव फैक्टर्स को आप कोट कर रहे हैं संजय जी, उसके मद्देनज़र रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस सीरीज़ की बिगिनिंग में इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद लग कैसा रहा है आपको, फॉर लॉन्ग्स स्पेशली? तो देखिए, ये महीना जो है वो बहुत ही इवेंटफुल महीना है, इन द सेंस कि जो पहली तिमाही के रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि हम इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि पिछला जो 3 महीना गया है उसमें कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर गए हैं, तो मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा। डिमांड को लेके लोगों ने असमंजस जताई है, उसका नेगेटिव असर होगा। अगर आप बैंक्स देखें और खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखें तो जिस तरह से यील्ड्स पिछले 3 महीने में ऊपर गए हैं, सबके ट्रेजरी बुक्स में लॉसेस होंगे। मॉनसून डिलेड है, इसलिए आउटलुक भी वीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो यूक्रेन रशिया की क्राइसिस है उसका कोई भी निवारण इमीडिएटली दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सपेक्टेशन चूंकि बहुत लो है, इसी के लिए अपसाइड सरप्राइजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और हम लोग जिस रेंज में है मार्केट में, अगर 2 या 3 सेक्टर ने सरप्राइज कर दिया अपने रिजल्ट से, तो हो सकता है कि बाजार जो है वो यहाँ से एक रिवर्सल ले ले। और इसमें एक और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर वो हो सकता है कि चूंकि अब यूक्रेन की वॉर बहुत लंबे समय तक खिंच गई है, या तो वो फ्रंट पेज के न्यूज से बैक पेजेस पे चली जाएगी, या फिर हो सकता है कि कोई मिडिल पाथ इनके कॉन्फ्लिक्ट का निकलेगा, तो बाजार के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगा। एंड थर्डली, अगर आप देखें तो आज हम मॉनसून के प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है, क्योंकि वो डेफिशिएंट है और ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। अगले 15-20 दिनों में उसका ट्रेंड भी क्लियर हो जाएगा। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट उसको भी फैक्टर करता है और रिएक्ट करता है।
तो कहने का मतलब है कि ये जो महीना सामने में है, ये इस पे इतने सारे इवेंट्स भरे हुए हैं कि आप कोई एक व्यू लेके अभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके assumptions के पीछे फैक्चुअल डेटा अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बीच वो कोई रिस्पाइट नहीं। अब रिलायंस इंडस्ट्री 8.25%, ओएनजीसी 6.25%, ऑयल इंडिया 6%, चेन्नई पेट्रो 11.5% पिट रहा है। एमआरपीएल में 10% का दबाव, एचओईसी 6.5% की कमजोरी, पूरा पैक खासी कमजोरी के साथ इस समय। और शेर खान के ऑयल एंड गैस सेक्टर के रिसर्च एनालिस्ट अभिजीत बोरा हमारे साथ जुड़ते हुए। अभिजीत, हाय, गुड मॉर्निंग। काफी टफ दिन के साथ आपका पूरा स्पेस से गुजरता हुआ ऑयल एंड गैस का। अभिजीत, आपकी रीडिंग क्या मतलब इसका? पहले जो विंडफॉल गेन्स का टैक्स लगाया डोमेस्टिक रिफाइनर्स पे, एक्सपोर्ट पे, पेट्रोल डीजल एटीएफ के, दूसरा वो गवर्नमेंट ने जो ऑयल प्रोडक्शन आ रहा है उस पे लेवी चार्ज कर दी। क्या रीडिंग, कितना प्रोफाउंड इंपैक्ट? आपका इनिशियल बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कह रहा है, कितनी दिक्कत? सर, अपस्ट्रीम पीएसयूज के लिए ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को एट 20% ऑफ द रियलाइज्ड ऑयल प्राइसेस। सो उसके ओवर एंड अबाउ ये 23,250 रुपीज पर टन का जो सेस लगाया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये they want to have indirect tax collection because of the lower benefit of excess, because there was a excess duty cut. So इससे काफी earnings पे uncertainty बनती है upstream PSUs के लिए, because we don't know कि ये कब तक cess continue रहेगा। तो ये नेगेटिव है earnings के लिए for ONGC and Oil India के लिए। इससे net ऑयल रियलाइजेशन पोस्ट स्ट्रक्चरल लीवीज काफी इम्पैक्ट होगा। अगर आप पेट्रोल एंड डीजल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं तो इस पे रिलायंस को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये मीडिया में काफी न्यूज आया था कि दे आर एक्सपोर्टिंग टू यूरोपियन मार्केट बिकॉज ऑफ दी लोअर सप्लाईज फ्रॉम रशिया। सो वहाँ पे उनको हायर मार्जिन मिल रहे थे, लेकिन स्टैंड अलोन पीएसयू रिफाइनर्स जैसे एमआरपीएल है, चेन्नई पेट्रो है, आई डोंट थिंक कि उनका बहुत ज़्यादा मटेरियल एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट है तो भी जो प्राइसेस है वो लार्जली बेंचमार्क्ड है इंटरनेशनल प्राइसेस से। तो ये मेजर इज डायरेक्शनली टू कट एक्सपोर्ट एंड हैव टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो एक्सेप्ट फॉर रिलायंस, आई डोंट थिंक कि अदर पीएसयू रिफाइनर्स के जीआरएम पे इससे या मार्जिन्स पे कुछ मटेरियल इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो आप मानते हैं अभिजीत कि अभी रिलायंस में फॉर द टाइमिंग कुछ प्राइस डैमेज संभव है, क्योंकि वो यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहे थे और डोमेस्टिक मार्केट्स में लिक्विड सप्लाई के लिए अगर ये सरकार कदम उठा रही है, आई थिंक आप रिलायंस को आइसोलेशन में क्या टिप्पणी करेंगे? व्हाट्स योर प्राइस व्यू ऑन रिलायंस राइट नाउ? सॉरी, कैन यू जस्ट कम अप विद द क्वेश्चन अगेन? अभिजीत, इन आइसोलेशन रिलायंस पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा प्राइस डैमेज इस खबर के बाद आई थिंक रिलायंस पे सबसे ज़्यादा हुआ है, इट्स डाउन अबाउट 7.5%। आइसोलेशन में आपका टेक रिलायंस पर, और प्राइस व्यू आपका क्या है इस पर, इस प्राइस डैमेज के बाद, 7.5% के लॉसेस के बाद इंट्राडे? रिलायंस में नेगेटिव रिएक्शन आया है बिकॉज उनका एक जामनगर का एक मेजर पार्ट ऑफ रिफाइनरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट का वॉल्यूम प्लस थोड़ा मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो रिफाइनिंग मार्जिन है इंटरनेशनल मार्केट में, सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन देखें तो इस क्वार्टर का Q1 का ऑलमोस्ट $22 पर बैरल है। इंटरनेशनल मार्केट में बोथ आपका पेट्रोल एंड डीजल क्रैक्स आर वेरी हाई, पेट्रोल एट अराउंड 30-35 और इवन हायर देन दैट लेवल्स, और डीजल पे मोर देन $40 पर बैरल के क्रैक्स है। तो ऑल इन ऑल रिफाइनिंग एनवायरनमेंट अच्छा है। ये फॉल जो है आई थिंक दैट ये टेम्पररी रिएक्शन है बिकॉज दे आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ओवरऑल हम पॉजिटिव व्यू मेंटेन करते हैं अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी पे, स्टैंड अलोन बिजनेस पे, स्पेशली बिकॉज ऑफ हायर जीआरएम
tariff hike in the telecom business and recovery in the retail business, और हम बाय मेंटेन करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। ओके, बाय मेंटेन कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अभिजीत बोरा साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो अभिजीत एकदम क्लियर करते हुए, वो जो $294 पर टन का लेवी एडिशनल लगाया है, वो ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए, वो सरकारी अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए दिक्कत की बात, क्योंकि ऑलरेडी जो रियलाइज्ड ऑयल प्राइसेस हैं उस पे 20% ये दे रहे थे, एडिशनल ये लगा दिया, और इसको लेकर अब क्लैरिटी नहीं है कब तक लगाए। वो अनसर्टेनिटी के बीच में ये स्टॉक्स दबाव झेल रहे हैं। वो जो एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लेवी करा है, वो लार्जली रिलायंस पे इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रशिया के जगह रिलायंस था जो अब यूरोप में एग्रेसिवली एक्सपोर्ट कर रहा था, और रिलायंस पे वो इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक 6-7% की कमजोरी के साथ, लेकिन इस कमजोरी के बीच में अभिजीत मान रहे हैं ये लेवल्स अट्रैक्टिव है उनके लिए आज से खरीदारी करने के। रिलायंस की बार बार चर्चा हो रही है, उस पर स्टॉक कॉल्स भी आ रहे हैं। स्वामित्व और प्रबंधन इस चैनल का रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर प्लीज स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। ये कहानी है इस समय की उस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। ये वो कहानी है जिसके चलते स्टॉक्स तगड़े प्रेशर बना रहे थे, मार्केट्स पे तगड़ा दबाव आया था। अब इस समय निफ्टी 15,500 के करीब जाते जाते 511 तक के लेवल्स पे गया था, अब 580 के आसपास के लेवल्स, क्योंकि ऑयल स्टॉक 8.5% नीचे चला। रिलायंस अब 6.25% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। वो हैवी वेट जो लोअर लेवल से थोड़े से सैनिटी लौट रही है, उसका फायदा बेंचमार्क को मिलता हुआ। लेकिन संजय सर, सॉरी थोड़ा डिविएशन हो रहा है, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ रहा है, उसके लिए रियली सॉरी। वो बड़ी खबरें आ गई थी सर। अच्छा, समय बदल गया संजय सर। वो कहां इजी मनी, कहां मामला सब टाइटन होता हुआ सिचुएशन, कहां नियर जीरो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, कहां रोज इंच अप होने की खबर, लगातार महंगाई में उछाल, बेकाबू लिटरली। ये इन सब को देखते हुए ये जो सिचुएशन अंडरलाइंग सब बदलती चली जा रही है, आप लोग सिट्रस एडवाइजर में पोर्टफोलियो को कैसे रीचेक कर रहे हो? बदले एनवायरमेंट के लिए आपने क्या ऐड करा, क्या हटाया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो देखिए, अगर स्ट्रक्चरल डैमेज कंपनी के फंडामेंटल्स में नहीं हुआ है तो बहुत मेजर पोर्टफोलियो चेंज करने की जरूरत नहीं है। दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने हाल के दिनों में, अगर आप देखें तो उनकी आउटलुक थोड़ी बदली है। सबसे पहला सेक्टर है ऑटो, जहां पर हमारी वेट कम थी, और उसका कारण ये था कि कंपनीज के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, कमोडिटी प्राइसेस में इन्फ्लेशन था, तो इसके कारण उनके मार्जिन पर दबाव पड़ रहा था। आज इस नेगेटिव माहौल के बीच में भी, हाँ, अगर आप देखें तो गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट 6 से 9 महीना तक एक्सटेंड कर रही है। नए मॉडल जो लॉन्च हो रहे हैं उनका डिमांड बहुत ही अच्छा है। कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं, और जो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई है वो सुधर रही है। तो हमने इस सेक्टर में अपना वेट बढ़ाया है, क्योंकि हमको उसमें टैक्टिकल मौका दिखता है, और जो स्ट्रक्चरल ओवरहैंग था वो हट जा रहा है। दूसरा जो मुझे लगा कि बैंकिंग में अगर आप देखें तो पिछले तिमाही में भी बैंक्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आप बैंकिंग इंडेक्स का प्रदर्शन निफ्टी से या सेंसेक्स से करेंगे तो शायद थोड़ा बेटर ही है। आज फंडामेंटली बैंक्स के लिए सिचुएशन सुधर रहा है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उसके कारण बैंक्स का इमीडिएट नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड होगा, तो और आगे जाके भी मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ के कारण उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो दो सेक्टर्स हैं, इनमें हमने अपना वेट बढ़ाया है। एक सेक्टर जिस पर कि हम अभी अपनी नजर बनाए हुए हैं और उस पर वेट बढ़ाने की हमारी इच्छा रहेगी, वो है आईटी। क्योंकि जिस तरह की पिटाई आईटी स्टॉक्स में हो गई, और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि रिसेशन के कारण उनका बिजनेस फ्लो कम हो जाएगा, अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने तो वो कमेंट्री इस एक्सपेक्टेशन से मेल नहीं खाती। करीब सभी कंपनीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है फॉर देयर डिमांड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर प्राइस करेक्शन मिलता है, और मैं थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए अपना नजरिया बनाता हूं, तो मुझे लगता है कि ये मौका मुझे मिल रहा है उस सेक्टर में वेट बढ़ाने का। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, ये तीन जो मैंने सेक्टर्स मेंशन किए, इनमें स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, बट प्राइस डैमेज हुआ और उससे मौका मिला, तो उसका फायदा उठा रहा है हम। संजय सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। सॉरी, एक फ्लो में आपसे ढंग से आज बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन थैंक यू जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस नोट पर शो को भी खत्म करते हैं। पालविया साहब, जायसवाल साहब अगर हैं तो उनको भी प्लीज
थैंक्स करिएगा, दिख रहे हो तो उनको दिखा के थैंक्स कर दीजिएगा।